आज जो हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद है वो मोहताज तारुफ नहीं है, और वो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो एक हुकूक इंसानी के जहदकार ही नहीं बल्कि हुकूक इंसानी की वकालत करने वाले एक गैर मामूली शख्सियत हैं, एक बहुत बड़े सहाफ़ी है, उनका नाम है और कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने सादत हसन मंटू की के जो अदब था उसका भी उन्होंने तर्जुमा किया है। गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उनका जो दिल है वो हिंदुस्तान भर में दिखाई देता है, उनकी जो सोच फिक्र है हिंदुस्तान भर में वो सोच फिक्र नजर आती है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ आकार पटेल की। आकार पटेल, जैसा कि मैंने कहा कि कोई मोहताज तारुफ नहीं है, आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया के चैप्टर के वो सरबराह थे 2015 से लेकर 2019 तक, और अब फिल वक्त है चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इन इंडिया। तो अब हम उनका खैर मकदम करते हैं। आपका खैर मकदम है सर, बहुत बहुत। और जैसा कि मैंने तारुफ में बताया है कि हुकूक इंसानी के जहदकार हैं, और एमनेस्टी के बारे में बताया, और एमनेस्टी मोहताज तारुफ नहीं है, उसी तरह जिस तरह आकार पटेल मोहताज तारुफ नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल की। क्या हिंदुस्तान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया जा रहा है? और मैं समझता हूँ कि ऐसा वैसा जो मैं कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए, एमनेस्टी की जो तारीख है हिंदुस्तान में वो तकरीबन 55 साल पुरानी है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो थे मंत्री थे एनडीए सरकार में वाजपेयी जी के, उन्होंने शुरू किया था एमनेस्टी को 70 में। उसके बाद कई दफा एमनेस्टी का काम यहाँ पर शुरू हुआ, फिर से रुक गया, जबकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, जबकि बीजेपी से पहले जनता दल की सरकार थी जी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि भारत की जो सरकार है वो हमसे खुश ना हो, और हमसे मुराद हमारे काम से। इस दफा जो हुआ वो ये हुआ कि बगैर कोई कन्विक्शन के, बगैर कोई कोर्ट ने हमें गिल्टी करार दिए बगैर सरकार ने हमारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया, और हमसे ये कहा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत जो कार्रवाई है वो 90% कोर्ट के बाहर रहती है, वो सरकार के अंदर ही रहती है। तो ये आप कंप्लीट करें, उसके बाद जो शायद आप जीत जाएं या हार जाएं आप कोर्ट जा सकते हैं। तो फिलहाल पिछले सालों में, पिछले 3 सालों में यही काम चल रहा है कि हम सरकार के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स रहती है वहां पर हम अपना केस हम पेश कर रहे हैं, और ये लगता ये है कि शायद 8-10 महीनों में कोई नतीजा आए उन केसों के। अच्छा, ये बताइए कि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपने कहा कि 50 वर्षों से ये काम कर रही है, तो जो आजमाइशी दौरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो वो कौन सा दौर रहा? क्या आपके सरबराही का दौर रहा या फिर उससे पहले का? नहीं, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो सरकारी ढांचा है वो कोई भी पार्टी हो, वो ये नहीं चाहती कि ऐसे हकूकों पर काम किया जाए, खास तौर पर ऐसी चीजों पर जहां पर एमनेस्टी ने सदियों से तो नहीं, दशकों से काम किया है, जैसा कि कश्मीर जी। तो वो या कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो, रवैया सरकार का यही रहता है कि आप ये काम ना करें, आप दुनिया को ये ना बताएं कि वहां क्या हो रहा है, सरकार वहां क्या कर रही है। तो कोई ऐसा दौर तो था नहीं मेरे नजदीक जो अलग था किसी और दौर से। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि पिछले 8 सालों में जो हो रहा है भारत में, ऐसा दौर भी कभी नहीं हुआ पहले कि एकदम खुले तरीके से ऐसे कवानीन आए इस देश में जो कि एक कौम को टारगेट करें, जो पहले नहीं हुआ था कभी जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की हमने बात की है, तो हुकूक इंसानी जो है, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है फिर वक्त इंडिया में, उसे कैसे देखते हैं आप? 2-3 तरीकों का है। एक तो ये कि जो जमहूरियत है भारत में जी, दुनिया के बहुत सारी ऐसी थिंक टैंक्स हैं, संस्थाएं हैं, वो ये मानती हैं कि भारत में आज जो जमहूरियत का जो पैमाना है वो कम हुआ है पहले से।
और ये कम क्यों हुआ है? इस वजह से नहीं कि यहाँ पर लोग वोट नहीं डाल सकते, इस वजह से नहीं कि यहाँ पर कोई पार्टी खोल नहीं सकता या कोई पार्टी को चला नहीं सकता, इस वजह से कि जो जमहूरियत का जो दूसरा हिस्सा है, जो आईनी हक होते हैं लोगों के पास कि आपके पास बोलने की आज़ादी है, आपके पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है कि आप इकट्ठा हो सकते हैं, उसकी आज़ादी है आपके पास, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि आप कोई एनजीओ शुरू कर सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हो, वो नहीं है या वो कम हो गई है यहाँ पर। और मेरा ये मानना है कि ये सही है कि भारत एक पूरी तरीके से आज आज़ाद नहीं है, एक पूरे ढंग से भारत को जमहूरियत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी आज़ादियां हैं जो एक जमहूरियत में होनी चाहिए, जो आम नागरिक को, आम शहरी को यहाँ पर नहीं हासिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले भारत पूरी तरह आज़ाद था और आम शहरियों को पूरी आज़ादी थी, और अब मोदी हुकूमत में ये आज़ादी छीन ली गई है। ये जो थिंक टैंक ने ये दावा किया है, जिस दावे के साथ मैं असहमत हूँ, वहां पर जो भारत के आंकड़े कम हुए, बहुत कम हुए हैं। ये किसी का दावा नहीं कि भारत एक ऐसी जगह थी जहां पर इंसानी हकूक सबके पास थे। जो सरकार का रवैया है, या तो एनजीओ के लिए या कश्मीर के लिए, ये बहुत ही अलग था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जगह पर जो मार पड़ी है जी हमें, ये लोगों को दिख रहा है कि खास तौर पर जो डिसेंट जो कहते हैं, जो लोग एक नाराजगी तो नहीं, मैं सरकार से खुश ना हूं, लेकिन मैं अपनी आवाज को उठाऊं, मैं कहूं कि ये जो कानून है वो सही नहीं है, उसका जो दायरा है, मैं कहां पर अपनी आवाज में फैला सकूं, वो दायरा थोड़ा कम हो गया है। और दुनिया ये कह रही है कि ये नजर में आ रहा है कि 2014 के बाद भारत में ऐसा हुआ है, जो दिख रहा है कि जो लोग ऐसी राय रखते हैं वो तो या तो जेल जाते हैं या तो वो चुप हो चुके हैं, क्योंकि एक दबाव आया है ऊपर से जो एक जमहूरियत में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक अहम बात नाज़रीन आपको बता दूं कि आकर पटेल हमेशा हुकूक इंसानी के लिए राष्ट्र आपने लिखी है, फिर उसके बाद आपने प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स भी आपने लिखी है। तो बहैसियत मुसन्निफ, बहैसियत सहाफ़ी, आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान किस समत में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? तबाही की तरफ जा रहा है या फिर अफरा तफरी की तरफ जा रहा है, अनार्की की तरफ जा रहा है? ये हम दीनी मसाइल को छोड़ दें तो भी लोगों को ये जानना चाहिए कि 2018 में, कोविड से पहले, बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया था मईशत में, कि वो पर कैपिटा जीडीपी जो कहते हैं, जो कि वो 40% पीछे था 2014 में, तो वो आके भारत से आगे निकल गया, आज भी आगे है। हम ये मानते हैं कि हमारी तुलना होनी चाहिए चीन से या जापान से या साउथ कोरिया से या यूएस से, वहां पर वो ये नहीं है। जो दर्जा है हमारा वो यही है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पर कैपिटा जीडीपी में, क्योंकि हमारे लोग ज्यादा हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी 3rd लार्जेस्ट जीडीपी शायद बन जाएगी जल्दी। पर मुश्किलात ये है कि पिछले 10 साल आप देखें, और मैं कोविड से पहले की भी बात करूं तो हालात यही है। जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था उसके 10 साल पहले उससे कम है, जो 80 के दशक में था उतना ही है, 5.5%। तो ये ग्रोथ रेट वो नहीं जो चीन ने हासिल किया या जापान ने हासिल किया उन दशकों में, जहां पर वो एक फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी बन गया जापान। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बदलाव आया है जो हमें ये दिखाता है कि इसमें अगले 10-15 सालों में कोई फर्क आएगा। अब मुश्किलात ये है कि भारत में सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो कि 15 की उम्र से ज्यादा हैं और या तो काम कर, या तो कोई नौकरी पे हैं, या तो वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। और ये देखें तो ये बांग्लादेश से कम है,
ये चीन से कम है, वियतनाम से कम है, थाईलैंड से कम है, यूएस से कम है। और मैं ये नहीं मानता कि ये इसमें कोई ज्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि काम है नहीं। तो ऐसे मोड़ पे हम आ चुके हैं जहां पर हमारा जो डेवलपमेंट है, जो बुनियादी तौर पर नौकरियों, अच्छी नौकरियों के जरिए आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। और डर है मुझे कि जो इतने करोड़ लोग जो के गुर्बत में आज हैं, वो रहेंगे सालों तक, क्योंकि कोई इसका, मैं किसी चीज को मानने को ही नहीं तैयार कि मेरी कोई यहाँ पे मेरी कोई कजी, मेरी कोई गलती हुई है या मेरे हालात ऐसे हैं, मैं ये मानने को नहीं तैयार। और मोदी जी मानने को नहीं तैयार कि यहाँ पे कोई चीज ऐसी हुई है। मैं उसको सुधारूंगा नहीं, मैं उस पर कोई काम नहीं करूंगा जब तक मैं अपने आप से ना कहूं कि ये जो मैं देख रहा हूं अपनी ही आंखों से, वहां पे कोई मुश्किलात है। तो जब तक आप मानने को ही नहीं तैयार, तो आप उसको सुधारोगे भी नहीं, और ये सुधरेगा भी नहीं।